अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने एक तरतीब के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर स्टेट्स ऑफ मैटर तक जो मुख्तलिफ फेजेस थे उनको डिस्कस किया, जिसमें पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, जिसमें मोलिकुलर जियोमेट्रीज, जिसमें मॉडर्न थ्योरीज, ये तमाम एस्पेक्ट्स आ रहे थे। मेरा ये इरादा था कि लेक्चर की इंसेप्शन से पहले हम केमिस्ट्री के मेजर पोर्शन को डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेक्चर की डेट 18 को आ गई है, लिहाजा हम ज़्यादा पोर्शन को तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम मैक्सिमम पोर्शन को कवर करें। तो आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के लास्ट टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वहाँ से हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। तो एक जनरल फ्लो चार्ट से देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर को आपने कवर किस तरीके से करना है। आपको मालूम है कि बेसिकली जो मैटर की स्टेट्स हैं वो तीन हैं। गैसियस स्टेट, उसके बाद हमारे पास लिक्विड है, उसके बाद हमारे पास सॉलिड्स हैं। जो यहाँ पे इन्होंने फिर गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट्स को ही मेंशन किया है। आपने इसमें एक एक्स्ट्रा जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट, उसको भी मेंशन कर लेना है, और उसके रिलेटेड भी जो की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। देखें गैसियस स्टेट में आपने किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना है। गैसियस जो है गैसेस या तो रियल हो सकती हैं और या आइडियल हो सकती हैं। आइडियल गैसेस, रियल गैसेस। आइडियल गैसेस में फिर आपके पास KMT आ जाती है, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी आ जाती है, गैसेस लॉ आ जाते हैं, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाता है। जब आप आइडियल गैस की हेडिंग बनाएंगे तो उसमें इन तीन टॉपिक्स को आप देखेंगे। फिर गैसेस लॉ में आप देखें कि जो डिफरेंट गैसेस लॉ हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, गे-लॉजिक है, और फिर इन सब के कम्बिनेशन से जर्नल जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसको जर्नल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, वो ड्राइव की जाती है। तो ये फ्रेमवर्क जो है ये आप करेंगे। इन लॉज को ज़्यादा लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। उनके फार्मूला को देखें, उनकी इंटरप्रिटेशन को देखें, और उनकी डेवलपमेंट को देखें। ये MCQs पास पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ गैसियस स्टेट से हमें जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और दूसरी जो गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस चूँकि आपको पता है आइडियल केसेस में एग्जिस्ट करती हैं, और रियल गैसेस जो हैं वो STP जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है उस पर एग्जिस्ट करती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जो ये प्रूव करेगा कि आइडियलिटी है भी या नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये PV/RT, ये अगर आपके पास 1 होगा तो फिर तो आइडियल है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा होता है तो फिर नॉन आइडियल है, रियल गैसेस हैं। तो इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इंटरप्रिटेशन आपने देखनी है, ये कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 के करीब जाता है, कितने पे 1 से डाइवर्ट करता है, डाइवर्जन ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से इनकी आइडियलिटी को चेक करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रियल गैसेस के अंदर फिनोमेना है वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हैं, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर है, इसी तरह क्रिटिकल वॉल्यूम है। यहाँ से भी MCQs पेपर में आते हैं, खासकर इनको करना है आपने CO2 के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे है जो जनरल गैस इक्वेशन की उसने करेक्शन की थी वैन डर वाल ने, तो वैन डर वाल इक्वेशन है, तो इसको आपने करना है रियल गैसेस के अंदर। मोलिकुलर स्पीड में आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन तीनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन तीनों के फार्मूलाज क्या हैं, इनको कवर कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है लिक्विड का, और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सॉलिड्स के अंदर, गैसेस में और लिक्विड में सब में डील करती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी तरह की हो सकती हैं? ये डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इनकी एक्सटेंट क्या है, ये किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती हैं, ये तमाम डिटेल जो है ये इन फोर्सेस के अंदर आप डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट में आप फिर आपके पास डिफरेंट लिक्विड प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, लैमिनर फ्लो है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को
भी उसका जो फार्मूला है उसके मुताबिक उसकी मैनिफेस्टेशन करेंगे, ताकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप ओवरकम कर सकें। सॉलिड रह गया है। सॉलिड के अंदर आप डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड के क्रिस्टल लेटर्स हैं, जो उनकी क्रिस्टल फॉर्म है, उनको देखें। फिर क्रिस्टल फॉर्म के बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, क्रिस्टल लेटर्स है उनका, और इस तरीके से लेटस एनर्जी है, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखें। प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आप कंपैरिजन में उनके जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, यानी अब ये देखें कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कौन से सॉलिड्स ऐसे हैं जो दो दो प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। और लास्ट पे आप उनका जो लिक्विड स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उनका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस कर लें। उसमें आप कोवलेंट का एक कर लें, एक आयोनिक का कर लें। जैसे कोवलेंट में आपके पास हम ड्राई आइस का स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है, और आयोनिक में आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर है। इनके स्ट्रक्चर को आप एक मरतबा देख लीजिएगा। क्यूबिक है, क्यूबिक की किस तरह से एटम की अरेंजमेंट होती है उसमें। तो इस तरीके से ये आपके सॉलिड वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं अपनी थ्योरी टॉपिक्स का, और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि है न्यूमेरिकल डिस्कशन। तो जर्नल ओवरव्यू में ये चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने किस एक्सटेंट में किसी टॉपिक को पढ़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट को इशू यही होता है, कोई एक टॉपिक को लेके बैठते हैं और फिर उसी को पकड़े रखते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस टॉपिक को कितना कितना देखेंगे, उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो हाईलाइट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सबसे पहले है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में एक टाइप है डिस्पर्शन फोर्सेज या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज की। ये जो फोर्सेज हैं ये टेम्परेरी डाइपोल्स बनाती हैं, और इसमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है और दूसरा इंड्यूस डाइपोल होता है, जो नेबरिंग आपके पास एटम होता है उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से इनमें टेम्परेरी डाइपोल्स बनते हैं। ये नॉन पोलर के दरमियान होती हैं और लो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके बाद है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। ये दो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एटम होते हैं, उनके दरमियान में डाइपोल्स बनते हैं। ये परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। बैटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज। इसमें एक परमानेंट होता है और एक इंड्यूस डाइपोल होता है, और एटलीस्ट इनमें एक जो होता है वो पोलर होता है। जैसे मोस्टली जो होता है वो परमानेंट जो डाइपोल होता है वो पोलर होता है, और मीडियम स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन होती है। लास्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की हो सकती है, इंट्रा और इंटर। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पीछे डिस्कस की हुई है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिल रही है। ये भी परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, लो हाई स्ट्रेंथ तक जाते हैं ये मीडियम से ट्रैवल करते हुए। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी इंक्रीज करती है जब आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस की तरफ मूव करते हैं। चूँकि थर्मल एनर्जी एसोसिएट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन की मोशन मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज करता है गैसेस से सॉलिड की तरफ, चूँकि सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा डायमेंशनल होती है, डायरेक्शनल होती है, इसलिए फिर वहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अगर गैसेस लॉ के अंदर देखें तो बॉयल्स ने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इंट्रोड्यूस करवाया था। ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पी और वी के दरमियान में ग्राफ डिज़ाइन किया जाता है तो एक कर्व ऑब्टेन होती है जिसको आइसोथर्म कहते हैं। ये आइसोथर्म टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक्सिस से दूर होती है। जैसे पहला टेम्परेचर यहाँ पे है तो थंब यहाँ पे है, जब इंक्रीज किया तो थंब आगे मूव हो गई, और जब मजीद इंक्रीज किया तो थंब आइसोथर्म जो है वो मजीद आगे चली गई। ये इंपॉर्टेंट है। अगर P और 1/V के दरमियान में ग्राफ बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ। उसके बाद हम चार्ल्स लॉ को देखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन होता है, और इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो ये है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में V और T के दरमियान जब ग्राफ बनाया जाता है तो हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेट लाइन T एक्सिस यानी X एक्सिस के टूवर्ड्स मूव करती है। अगर हम log ऑफ V और log ऑफ T के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो 45 डिग्री से ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होती है इंटरसेप्ट के साथ। तो ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाला एंगल जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है। गियोलॉजिक्स लॉ है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर उसने कहा था कि प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये उसका रिलेशन था, और इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही है जो चार्ल्स ने दी थी। एवोगाड्रो लॉ है, उसने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है ये इक्वल होता है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो। यानी अगर मोल किसी गैस के इक्वल हैं तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। और उसके लिए उसने फिर एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू 22.414
लीटर के, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल हमने स्टोचियोमेट्री के अंदर डिस्कस भी किए हैं। तो ये इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी आपको दी गई है, लेकिन आप बस ये स्लाइड कॉन्सेप्ट जो है इनको ज़हन में रखें। नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन को बनाया गया है। ये गैस बाकी तमाम गैसेस लॉ को कंबाइन करने से बनाई है। जो इसकी फाइनल इक्वेशन आती है वो PV इज इक्वल टू nRT है। फिर इसमें उन्होंने वॉल्यूम को जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी फर्दर इंटरप्रिटेशन के साथ एक जो डेंसिटी की इक्वेशन है उसको भी निकालते हैं, जो कि उसके बाद फिर हमारे पास रिलेशन बन जाता है PM इज इक्वल टू DRT। तो ये दोनों जो इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद कंबाइंड गैस लॉ की एक इक्वेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। जो चीज़ इसमें देखने वाली है वो ये कि PV और P के दरमियान जब ग्राफ बनाया जाता है नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होती है। ये y एक्सिस के ऊपर होती है, y एक्सिस पे यानी PY वाले एक्सिस पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। डाल्टन ने जो लॉ दिया था उसने कहा था कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस को, ये याद रखिएगा जो कंडीशन है इसकी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जब आप क्लोज करते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही होती हैं, फिर वो उनको सम किया जाए तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। जो कि एक जनरल सी इक्वेशन थी जो ये थी कि आप P टोटल जो होता है वो N टोटल RT ओवर V के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे उसने कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसका P टोटल के साथ जो रिलेशन है वो ये है कि P1 इज इक्वल टू X1 और P टोटल। X1 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के हैं, फर्ज करें गैस 1 थी तो उसके हैं ओवर टोटल मोल हैं, ये वाला फ्रेमवर्क। और इसके साथ ये भी आप याद रखें कि जो मोल फ्रैक्शन होती है ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ग्राम्स ने जो डिफ्यूजन के हवाले से इंटरप्रिटेशन दी थी उसमें उसने कहा था कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो होती है, ये डिफ्यूजन जो है या इफ्यूजन जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के या स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। और फिर उसको इस इन टर्म्स में भी जब आप 2 को कंपैरिजन करें तो लिखा जा सकता है, दोनों को कंबाइन करके, यानी प्रेशर के फ्रेमवर्क को भी और उसके साथ ही उसने किया था मोलिकुलर मास के फ्रेमवर्क को। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी गैसेस के अंदर। इसकी अजम्पशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 4 ऐसी अजम्पशंस हैं जिनमें से कुछ अजम्पशन ने आगे जाके इशू क्रिएट किए, फिर जिनको जो हम देखते हैं वेंडर वाल ने करेक्ट भी किया। पहली अजम्पशन थी ये थी कि लॉस ऑफ टिनी पार्टिकल्स दैट आर रिलेटिवली फार अपार्ट। मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, ये उसके अंदर टिनी पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में, और फिर मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है, एनर्जी ज़ाया नहीं होती। और ये कोलिजन जो होती है ये कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन रैपिड होती है, रैंडम मोशन होती है इनके दरमियान में, और फिर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वो ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने बाद में रियल गैसेस के अंदर इशू क्रिएट किए। मोलिकुलर वेलोसिटीज़ 3 टाइप की हैं और तीनों टाइप की वेलोसिटीज़ का आपस में एक रिलेशन है। सबसे पहले है एवरेज वेलोसिटी, और इसका काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी से जो फार्मूला निकाला गया था वो स्क्वायर रूट ऑफ 8p ओवर ND, एन यहाँ पे अगर 1 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 8p ओवर D है। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो 3p ओवर D है, स्क्वायर रूट है इनका। और लास्ट है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका जो फार्मूला ड्राइव किया गया है वो 2p ओवर p है प्रेशर के टर्म में। अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं, और ये वैल्यूज़ ये डिड्यूस करती हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, और उस लास्ट पे आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैसेस की आइडियलिटी को चेक करने के लिए। सिर्फ एक सूरत में गैसेस आइडियल हो सकती हैं अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो, जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर 1 होगा तो गैस बिहेव करेगी आइडियल के तौर पर। और ये कब होगा, ये जब उस वक्त हो सकता है जब प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो इससे जब प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, करीब नहीं आएंगे, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो लेस कंप्रेसिबल गैस होगी एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रियल गैस का फिर फिनोमेना शो होगा, और हमारे पास वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से। अगर हमारे पास जो वो ग्रेटर देन 1 की सूरत में तो ये होगा, और अगर लेस देन 1 होगा तो फिर मोर कंप्रेसिबल होगी। ये भी याद रखिएगा, ग्रेटर देन 1 में लेस कंप्रेसिबल है, और लेस देन 1 में मोर कंप्रेसिबल है, और नेगेटिव डेविएशन शो होती है। यहाँ से अब दो MCQs बन रहे हैं, एक तो ये लेस कंप्रेसिबल वाला और दूसरा पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ से मोर कंप्रेसिबल वाला और नेगेटिव डेविएशन। तो ये वो दोनों फिनोमेना फिर यहाँ पे देख सकते हैं।
वैन डर वाल ने इस इक्वेशन को करेक्ट किया था, जो आइडियल गैस की थी उसको रियल गैस में, उसने प्रेशर को, फिर ये प्रेशर की करेक्शन है और ये वॉल्यूम की करेक्शन है, और उससे उसने रियल गैस की जो इक्वेशन थी वो दी थी, और रियल गैस इक्वेशन जो है उसका दूसरा नाम वैन डर वाल इक्वेशन ही है। अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है कि अगर प्रेशर लो होगा, अगर प्रेशर लो होता है तो V ऑलमोस्ट ग्रेटर देन B होगा, और फिर हम B को निगलेक्ट कर सकते हैं इक्वेशन में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इस इक्वेशन के अंदर इस B को निगलेक्ट कर दिया, और B को निगलेक्ट किया तो सिर्फ V बच गया, और V के साथ इस इक्वेशन की एक न्यू इंटरप्रिटेशन की। और अगर एक्सट्रीमली लो होगा तो फिर सिर्फ A ही ज़ीरो नहीं होगा, A ही इतना निगलिजिबल नहीं होगा, फिर B भी निगलिजिबल, B तो पहले ही निगलिजिबल है, फिर A भी निगलिजिबल हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी भी निगलिजिबल हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी भी निगलिजिबल होगी। फिर हमारे पास वही इक्वेशन आएगी जो कि आइडियल गैस की है, PV इज इक्वल टू RT। हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे दोनों की वैल्यूज़ होती हैं, A² और V की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और हम क्या करते हैं, A² P बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे कंसिडर करें ये फर्ज करें 2000 हो गया, और ये इसकी क्वांटिटी पॉइंट में है, तो फिर ये वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वांटिटी को। जब इस क्वांटिटी को निगलेक्ट करेंगे तो जो न्यू इक्वेशन आपके पास आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें P होगा फिर, और AN² ओवर V² जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या हो चुका है, निगलेक्ट हो चुका है, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी। लो टेम्परेचर पर बेसिकली तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लो टेम्परेचर आइडियलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि हमेशा हमारे पास आइडियलिटी हाई टेम्परेचर पे अचीव होती है, लो टेम्परेचर पे रियल गैसेस की तरफ जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर जो लास्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो है ल्यूकिफिकेशन ऑफ गैसेस। अगर आप सिलेबस को देखें, जो हमारा बेसिक सिलेबस है, तो उसके अंदर ये हमारे पास लास्ट फिनोमेना होगा ल्यूकिफिकेशन ऑफ गैसेस का। अब ल्यूकिफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, उसमें एक ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है अबव विच द गैस कैन नॉट बी ल्यूकिफाइड, जिससे ऊपर गैस को ल्यूकिफाई आप नहीं कर सकते। कम से कम वो मिनिमम टेम्परेचर अचीव हो जिस पे आप गैस को ल्यूकिफाई ना कर सकें, उसको आप TC कहते हैं, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और वैन डर वाल की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये वाला जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है 8A/27 RB। R जनरल गैस कांस्टेंट है और B जो है ये वैन डर वाल कांस्टेंट है। क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो हमें ल्यूकिफाई करने के लिए रिक्वायर होता है गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो गया, अब हमने वो प्रेशर अप्लाई करना है जिससे गैस ल्यूकिफाई हो जाए, तो उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, और इसका फार्मूला है A/27 B²। फिर क्रिटिकल वॉल्यूम है, और क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो एक गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस का ऑक्यूपाई करता है, और इसका फार्मूला होता है VC इज इक्वल टू, VC मीन्स वॉल्यूम एट क्रिटिकल कंडीशंस, और ये बराबर होता है 3B के। तो यहाँ पे अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन CO2 की है, यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें देखने वाली हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पहले शुरू में जो हमारे पास टेम्परेचर जब 0 डिग्री होता है, 13 डिग्री होता है, 21 डिग्री होता है, तो एक फेजेस के अंदर हम देख रहे होते हैं कि पहले गैसेज होती है, फिर लिक्विड गैसेज का जंक्शन है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो एक टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर के, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे हम सडन जंप देखते हैं, सडन जंप चला जाता है गैस का ल्यूकिफिकेशन के अंदर, और गैस जो है वो ल्यूकिफाई हो जाती है। तो अब यहाँ से देखें कि ये वाला जो सडन जंप है, ये नेक्स्ट पे जब आएंगे तो ल्यूकिफिकेशन हो जाएगी गैसेस की, उससे नेक्स्ट पे आएंगे तो फिर ल्यूकिफिकेशन होगी, उससे नेक्स्ट पे आएंगे तो ल्यूकिफिकेशन होगी। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिससे ऊपर आप जाएं तो ल्यूकिफिकेशन नहीं होगी। 50 डिग्री ल्यूकिफिकेशन नहीं है, 60 डिग्री ल्यूकिफिकेशन नहीं है, 70 डिग्री ल्यूकिफिकेशन नहीं होगी। ये वो टेम्परेचर है 31.1 डिग्री वाला कि जिससे आप ऊपर जाएंगे तो ल्यूकिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इससे नीचे आएंगे तो इससे ल्यूकिफिकेशन है, और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिससे ऊपर ल्यूकिफिकेशन नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर ही इस पे ही ल्यूकिफिकेशन होगी या इससे नीचे होगी, बिलो होगी इससे। तो इस तरीके से आप